वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, पीटीआई हुकूमत से जब भी उनकी कारकर्दगी पर सवाल किया जाता है या बुरी परफॉर्मेंस पर उनकी जो है सवाल उठाया जाता है, तो जवाब में आपको माजी की हुकूमतें या माफियाज पर जो है वो मलबा डलता नजर आता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। वजीर आजम साहब ने आवाम से बात और वहां पर जब कारकर्दगी पर सवाल उठे या सवाल हुआ कि तब्दीली कहाँ है, तो वजीर आजम साहब ने क्या फरमाया, जरा पहले वो सुन लेते हैं। चेंज तो मैं आज आप मेरी से आज का दिन नोट करके राइटिंग में मेरे से ले लें कि इसको कोई ताकत आप नहीं रोक सकती। चेंज तो आ रहा है, आपके सामने चेंज है। आपके सामने सबसे बड़ा चेंज क्या है कि 35 साल जो लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, जो करप्ट कह रहे थे, जो पेट फाड़ के पैसे निकालने थे, जिसको एक सरबराह को दूसरे ने जेल में डाला, जिन्होंने एक के ऊपर केसेस बनाए, सारे एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर एक ही बात कर रहे हैं कि जनाब किसी ना किसी तरह इमरान खान को फारग करो। हमें और सब मंजूर है लेकिन इमरान खान को फारग करो। ये ही है चेंज। अब सवाल यह है कि बेशक 2.5 पौने 3 सालों में जो है वो चीजें बिल्कुल तब्दील नहीं हो सकती, क्योंकि पीटीआई हुकूमत ने वादे दावे तो कुछ इसी तरह के किए थे, लेकिन कम से कम एक सही सिम्त का तयन तो हो ही सकता था। क्या वो सिम्त नजर आ रही है? किस सिम्त में हम जा रहे हैं? प्रोग्राम का जो हमारा पहला सेगमेंट है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुनीब फारूक साहब, साथ ही साथ हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर हारिस साहब। तो गुफ्तगू का आगाज मुनीब साहब से करती हूँ। मुनीब साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो अवाम से गुफ्तगू की, यकीनन आपने सुनी होगी, और उसमें जब उनसे कहा गया कि जी हम महंगाई जो है वो कम नहीं हो रही या चीजें सही सिम्त में नहीं जा रही, तो वो खासे मुतमईन नजर आए और उन्होंने कहा कि जी सबसे बड़ी उनकी अचीवमेंट तो यही है कि दोनों पार्टी जो है इकट्ठे होकर इनके खिलाफ जो है वो लड़ रही है। लेकिन एक पॉलिटिकल रेटरिक जो है वो अपनी जगह, अगर हम इंडिपेंडेंटली असेसमेंट करें, क्या आपको लगता है उस सिम का तयन हो सका है जिसके लिए जिसकी बात जो है वो की जा रही है, या जिससे आगे जाके तब्दीली जो है वो कहीं से राइज हो सकती है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कंफ्यूजन नजर आती है हुकूमत में। अब आप देख लें कि असद उमर साहब जो कि पीटीआई के स्टॉलवर्ट थे, वो एंटी प्राइवेटाइजेशन थे। उसके बाद आप ले आए हफीज शेख साहब को जो प्रो प्राइवेटाइज, तो कुछ तो हुकूमत किस सिम्त में जा रही है। और अब हमदर्द साहब तो वो एक और मेरा ख्याल है कॉमेडी ऑफ एरर्स कुछ चल पड़ा है। क्या कहेंगे, कुछ सिम्त आपको नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मारिया आपका। देखिए, ये इकॉनमी अगर उस हिसाब से देखा जाए, इट्स अ टेक्निकल सब्जेक्ट, लेकिन ओवरऑल अगर आप किसी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करें तो आप उस गवर्नमेंट की या अगर मैं ये कहूँ कि वज़ीर आज़म, क्या कोई भी वज़ीर आज़म हो, उसके फैसलों से आप जज करते हैं कि क्या उनका जो समत है उसका तयन दुरुस्त है, क्या उनकी प्रायोरिटीज़ ठीक हैं, क्या वो ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलें, मैं ज़रा थोड़ा-सा इसको हम अगर उस तरह देखें फ्रॉम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये कि इमरान खान साहब चाहते हैं तब्दीली लाना, वो कुछ ना कुछ रिफ़ॉर्म ज़रूर लाना चाहते हैं। उनकी नीयत अच्छी है, इंटेंशन जिसे हम कहते हैं वो अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ एग्ज़िस्ट करता है कि एक होती है आपके अंदर जो कैपेसिटी होना, दूसरी है कि कैपेबिलिटी होना। इमरान खान साहब का जो सबसे बड़ा फ्लॉ एज़ प्राइम मिनिस्टर आई वुड से, कि जो एज़ अ पाकिस्तानी मैं फ़ील करता हूँ, वो ये है कि इमरान खान साहब ने के जो दावे थे वो बहुत बुलंदोबांग थे, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए तो हमें यही महसूस हुआ कि वो बड़े अनप्रिपेयर्ड आए। फिर कुछ डिसीजन मेकिंग ऐसी हुई उनके पोस्टर बॉयज़ की तरफ से जो मैं समझता हूँ गलत हुई। अब देखिए, 2 ढाई ढाई साल, जब आप तकरीबन 3 साल अपने कंप्लीट करने जा रहे हों, फिर आपके लिए ये मुश्किल हो जाता है। इस साल में मारिया, आपने अगर कुछ तब्दीली करनी है, कुछ डिलीवर करना है, तो आपको इस साल में कुछ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कोविड आ गया, फाइन, बट दैट्स व्हाट इट इज़। अगर आपके हिस्से में वो आ गई है एक मुसीबत, तो आपने उससे भी डील करना है। लेकिन अगर आपने इस साल के बाद भी आपने यही कहा कि पिछली हुकूमत बड़ी चोर थी, या उससे पिछली हुकूमत उससे बड़ी चोर थी, तो ये अब ये तो खैर अभी भी नहीं मिकता ये सौदा, लेकिन आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चौथा साल में आपने बताना होता है कि नहीं, ये हमने अचीव कर लिया। पांचवा साल इज बेसिकली यू लॉन्च योर ओन अटैक्स एंड यू समहाउ डील विद द अटैक्स दैट आर मेड एट यू। वो और चीज होती है, वो आपने फायर फाइटिंग करनी होती है, बिकॉज आप एक कैंपेन में चले जाते हैं। बिल्कुल, पॉइंट आपका आ गया। फरिया फरीद साहबा ने भी ज्वाइन कर लिया, फरिया की तरफ जाऊंगी। फरिया साहबा, आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अवाम से जो बातचीत की, उसमें वो खासे जो है वो मुतमईन नजर आ रहे थे कि कम से कम डायरेक्शन उनकी जो है वो
ठीक कुछ नजर आ रही है। अगर आप इवैल्यूएट करें पिछले 2.5 पौने 3 सालों को, अगर आप इवैल्यूएट करें, तो आप क्या कहेंगी कि मुझे तो ये लग रहा है जिस तरह अभी जो हालिया में जो चीजें चल रही हैं, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का मसला देख लें, एक हैट दूसरी हैट वाला मसला, मुझे लगता है कि इट्स अ कॉमेडी ऑफ एरर्स। मुझे लगता नहीं है कि किसी सही सेंस में जो है वो जा रही है, या हुकूमत को पता भी है कि वो कहाँ जा रहे हैं। मतलब एक मिनिस्टर कोई बात आकर करता है, दूसरा मिनिस्टर कोई बात आकर करता है। वो जो बुलंदबांग दावे थे कि हम रिफॉर्म्स ले आएंगे, हम जो है वो जुडिशल रिफॉर्म्स, पुलिस में रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वो कहीं हमें नजर नहीं आते, या उनकी जो एक कहता है कि स्टार्ट भी हो, वो स्टार्ट भी कहीं नजर नहीं आता। क्या आपको सिम्त सही नजर आ रही है पीटीआई की? मारिया, आज की जो पूरी एक्सरसाइज थी प्राइम मिनिस्टर की, वो जाहिर है उसमें उन्होंने यही दिखाना था कि हम बहुत मुतमईन हैं, हम सही सिम्त में जा रहे हैं, लेकिन और यही उन्होंने कोशिश भी की, क्योंकि पिछले दिनों में कुछ वाकयात तो ऐसे हुए हैं खासतौर पर इकोनॉमिक फ्रंट पर कि सभी लोग, ऐसे लोग भी जो बहुत ज़्यादा इस हुकूमत को सराहते रहे हैं और इकोनॉमिक पॉलिसी से इसकी काफ़ी मुतमईन नजर आए हैं, उन्होंने भी मशवरा देना शुरू कर दिया था प्राइम मिनिस्टर को कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें और उसके बाद फैसले लें, क्योंकि लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नजर आ रही है। तो आज की जो एक्सरसाइज थी वो थी ही इसलिए कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, ज़रा सा अपनी कैबिनेट को भी, अपने साथ के लोगों को भी दिखाया जाए और ओवरऑल पाकिस्तान को भी दिखाया जाए कि हम ये समझते हैं कि हम सही डायरेक्शन में। गवर्नमेंट का काम यही होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं घबराना नहीं है, उस हवाले से भी क्वेश्चन हो गया उनसे कि क्या आप हम घबरा लें, तो हंस दिया आगे से। लेकिन आप देखें आज के क्वेश्चंस में बहुत सारी बातें प्राइम मिनिस्टर ने कह भी दी हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उनको खुद से अंदाजा अब होने लगा है। इंटरनल मीटिंग्स की जो खबरें हमें आती हैं उसमें ये बात होती है खुलकर कि परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं है, बहुत सारी महाजों के ऊपर अपनी कही हुई बातें जो हैं वो अब पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, आप उन्हीं के कैप्टिव हो गए हैं। लेकिन जैसे प्राइम मिनिस्टर ने आज ये बात की कि लोग समझे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बनेंगे, तमाम मामला ठीक हो जाएंगे, इनकलाब आ जाएगा, रिफॉर्म कैसे आता है, एक दिन में नहीं आता, कितना इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये बातें उन्होंने बीच में कई जगह कही हैं। आई वाज नोटिसिंग देम, और आई थिंक ये उसी तरफ इशारा था जो आप भी अभी जिक्र करी हैं, जो मुनीब भी कर रहे थे कि ये बात अब आप छुपा नहीं सकते। देखिए, जिस गवर्नमेंट में आए थे इमरान खान साहब, उस वक्त भी हम सब यही कह रहे थे कि इस कदर ज्यादा उम्मीदें इस हुकूमत के साथ हैं, और वो उम्मीदें पिछली हुकूमत की कारकर्दगी पर नहीं थी, वो उम्मीदें उन तकरीरों की बेस पे थी जो कि खुद इमरान खान साहब ने की थी या उनकी पार्टी के लोगों ने की थी, उस दावों के ऊपर थी जो वो इलेक्शन कैंपेन में करते रहे, बल्कि बड़े अरसे से वो करते रहे। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें लोगों को थी, और इतनी उम्मीदों को लेकर चलना, मैंने क्वेश्चन भी किया था ये शुरू में गवर्नमेंट के मिनिस्टर से कि आपको अंदाजा है कि कितना भार आप लोगों ने उठाया हुआ है। अब ये ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करने वालों को अंदाजा हो रहा है, पीटीआई के नजरियाती मेंबर्स को अंदाजा हो रहा है, क्योंकि जो दूसरे ग्रुप है उनको शायद डायरेक्टली उतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन बोल वो भी रहे हैं कि हम उस तरफ नहीं जा रहे। सो एक्सट्रीम प्रेशर है, आधे से ज्यादा आपका टर्म हो गया है। ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलती हूँ, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब का जो ताल्लुक है वो नैब से भी रहा है, नैब से भी आज खासी उन्होंने बात की। तो उनका ये कहना था कि माजी में नैब जो है वो आजाद नहीं था, और अब नैब जो है वो आजादाना तरीके से जो है वो काम कर रहा है। ब्रिगेडियर साहब, क्या आपको कोई नैब की कारकर्दगी में डिफरेंस कोई नजर आता है? बिकॉज हमने हर हुकूमत में देखा है कि नैब एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पे जो है वो इस्तेमाल होता है। और चले हम हमारी ऑब्जर्वेशंस तो छोड़ दें, ऑनरेबल कोर्ट्स ने क्या जो है वो ऑब्जर्वेशंस दी है नैब के हवाले से कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रहा है वगैरह वगैरह। आप क्या देख रहे हैं? बिकॉज ये इस हुकूमत का ये एक बहुत बड़ा, इसको अगर कहा जाए कि एक जो इनका जो दावे लेके आए थे जिसमें एहतसाब का दावा सर फेहरिस्त था, तो ये एक नैब की जो कारकर्दगी है उससे जुड़ी हुई है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखें डॉक्टर मारिया, बात यह है सबसे इम्पोर्टेंट कि बिल्कुल ये एक डिसीजन था, प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि एहतसाब करें, बल्कि ये मैनिफेस्टो में शामिल था। इशू ये हुआ है कि अगर उस वक़्त गवर्नमेंट और उसके बाद सुपीरियर जुडिशरी और नैब अगर ये एक पेज पर होते, अंडरस्टैंडिंग ये होती कि मुल्क का पैसा लूटा हुआ है, हमने रिकवर करना है एंड वी नीड दैट सपोर्ट, और वो सपोर्ट एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए थी कि जो नैब केसेस थे उसके टाइम फ्रेम रखा जाता कि 3 महीने में, 6 महीने में, जैसे पनामा केस पे हुआ था कि जो केस पर नवाज शरीफ कहते जी 6 महीने में डिसाइड होंगे, मॉनिटरिंग जज डिटेल कर दिए गए थे।
ताकि अभी सबसे बड़ा जो फेलियर है वो नैब की वजह से इमरान खान को बहुत बड़ा सेटबैक है। आपने जितने पॉलिटिशियन पकड़े, व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट? अरेस्ट, बेल, अरेस्ट, बेल, नो रेफरेंस, नथिंग, नो रिकवरी। सो ये एक, अगर आप एक दो केसेस में भी शरीफ फैमिली के, फिर ख्वाजा साहब रफीक थे और डिफरेंट लोग थे, किसी से आप पैसा रिकवर करते तो यू कुड हैव अ जस्टिफिकेशन कि आपने ये काम कर लिया। सेकंड, ये एक तो बड़ी सबसे बड़ी, और फिर नेचुरली कोर्ट्स आर द बिगेस्ट हर्डल आई वुड से, कि जिस तरीके से हर एक को बेल हो जाती है और उसके बाद वो फारिग हो जाते हैं, वो केसेस हो गए। फिर रिमार्क चाचे आते हैं नैब के बारे में, जो नैब के बारे में टाइम उनकी कमज़ोरियाँ भी है, प्रोसिक्यूशन वीक है, वो भी बात है। सेकंड, इमरान खान जो डिफ़िकल्टी आई है ना वो ये है, देखें पहले पाकिस्तान PMLN और पीपल्स पार्टी दो पार्टियाँ थी, बारी बारी आते थे एंड दे यूज्ड टू बी वेरी कंफर्टेबल। नाउ इज़ अ चेंज कि एक नई पार्टी आ गई, दोनों पार्टियां अलॉन्ग विद देयर ऑल ब्यूरोक्रेट जो उनकी पार्टी के साथ मिले हुए थे, अलॉन्ग विद FBR के अंदर जो करप्शन लोग थे, प्लस जो आपका माफिया, दे और ऑल गैंग अप, और गैंग अप करने की वजह से ये 2-2.5 साल में इनको प्रॉब्लम हुई है। अदरवाइज आई ऑल्सो हैड अ वेरी हाई ओपिनियन, अभी तक वो रिकवरी, वो आपको परफॉर्मेंस नहीं है जो मिलनी चाहिए थी। बट दीज आर द फैक्टर्स आई फील कि ये नहीं होने चाहिए थे। FBR को हम कुछ नहीं कर सके। उसी तरह 2 से 3 हज़ार अरब की करप्शन हो रही है FBR में, चल रहा है। उसी तरह कराची में देख लें, कंटेनर में देख लें, वही लोग उसी तरह चल रहा है। सिस्टम कुड नॉट बी चेंज। लाइकवाइज आपके सामने ब्यूरोक्रेसी, दे आर द बिगेस्ट हर्डल। आपको इस वक्त आप कोई अभी इनको चाहिए कि गॉड गवर्न अपॉर्चुनिटी है कि PDM इज गॉन वेरी वेरी वीक। इस टाइम पर इनको इमरान खान को चाहिए था खुद आते नेशनल डायलॉग का, खुद बात करते, आए जी आई एम ओपन, बैठे डिस्कशन करें। जब आती है बात वो करप्शन की तो वहाँ कहें कि जी करप्शन इधर डिफरेंट केस, नैब केस, बाकी हम रिमूव करते हैं। बट आप कभी किसी के थ्रू कहलवा रहे हैं जी, ये आप अपनी ईगोइज्म ख़त्म करें, टॉक टू द पॉलिटिशियन, ब्रिंग देम ऑन द फेडर। इसको फ़ायदा आप अभी नहीं उठा सकते। PDM इज़ ऑलमोस्ट इनका बिल्कुल डाउन हुए हुए हैं। नाउ वाज अ टाइम, आप इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म की बात करें, आप बायोमेट्रिक सिस्टम की बात करें, आप नैब की बात करें, आप और कानून सदी जो आपकी ये रेप सिस्टम है इनकी बात करें, FATF की सारी चीज़ों को लेकर आएँ, पुट ब्रिंग देम इन द असेंबली, लेट देम कम इन द असेंबली, यू गो एंड सिट रेगुलरली, फोर्स पीपल टू कम ओवर देयर, ताकि PDM की मूवमेंट से लोग हट जाएं और वो उनके ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ब्रिगेड साहब, लेकिन एक चीज आपने भी बात की कि अकाउंटेबिलिटी, उसमें नैब जो है वो भी बहुत एक कोर्ट्स जो है वो एक अपना किरदार अदा कर रही है वगैरह वगैरह। आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए, जहां PTI बाकियों की अकाउंटेबिलिटी की बात करती है, अगर PTI की जो कुछ डिसीजन मेकर्स हैं जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ी, जिसकी वजह से करप्शन भी बढ़ी, वो हमें अंदर अपनी अकाउंटेबिलिटी का ही नजर नहीं आती। शुरू में आप देख लें आमिर कियानी साहब का केस, अद्वियात का, ना अद्वियात की प्राइसेस डाउन गई, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ। गुलाम सरवर खान की वजह से पूरे दुनिया में PIA जो है वो एक तमाशा बन के रह गई, पाकिस्तान एक तमाशा बन के रह गया, और उसके बाद खोदा पहाड़ निकला चूहा, वहां कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। उससे पहले उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें कि गैस के महकमे में कहा गया कि जी चोरी डाका पड़ा, वहां उनकी कोई, गुलाम सरवर साहब की जो है वो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाल दिया गया। अब पेट्रोल का इश्यू जरा देख लें आप, अगर आपने नदीम बाबर साहब को हटा भी दिया है, अकाउंटेबिलिटी तो कोई नहीं है ना यहाँ पे। ये सारी वो गलत डिसीजन मेकिंग है या करप्शन है या जो भी है, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं, करप्शन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। यहाँ पे हमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लगती, टीम में अपनी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लगती। देखिए डॉक्टर मारिया, इसमें गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जो गलती है कि ही शुड सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल टीम। गुलाम सरवर साहब ने अगर ये बात की तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर की परमिशन से की। अगर बाबर नदीम ने जो हरकत की वो भी उनको पता होना चाहिए था, इमीडिएटली एक्शन होना। जैसे आप चीनी के पीछे आप पड़े हुए हैं, करें ना आप, ये देखें ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए, और जिसकी वजह से ये अगर हम काम कर लेते थे और प्राइस डाउन कर लेते तो PDM की मोड ख़त्म हो जाती। PDM के पास क्या चांस है? महंगाई हो गई, उसके बाद उनका अपना रोना है कि जी हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, हमारे पकड़े जा रहे हैं, गवर्नमेंट नाअहल है, नाकाम है। आप वो चीज़ें तो करें, ये नज़र आनी चाहिए। अवाम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, अवाम की एक्सपेक्टेशन थी तो आपको वो लेकर आए थे, बट आपको विजिबल चीज़ें करनी है। अवाम की महंगाई ख़त्म करें, रमज़ान आ रहा है, आप लोगों को रिलीफ दें, किस में आपने देनी है वो आपको पता होना चाहिए। आपने इतना पैसा 1200 अरब रुपया आपने लगा दिया एहसासपुरा में, ठीक है, एग्रेट, बट नाउ इज़ द टाइम 200-300-700 अरब रुपया आप लोगों को सब्सिडी दें। यू आर
हॉस्टेज टू IMF वर्ल्ड बैंक की प्रॉब्लम चली गई है, वो आपको हिलने नहीं देते। कभी बिजली महंगी कर रहे हैं, कभी आपकी गैस महंगी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, तो लोग कैसे कंफर्टेबल होंगे? तो आप डेवलपमेंट से बेशक पैसा निकालें, गिव सब्सिडी। एग्रीकल्चर आपका इकोनॉमिक इंजन इज एग्रीकल्चर, आपने कोई उसमें रेवोल्यूशन चेंज नहीं लेकर आए, यहाँ तक कि आपने उनको ना डीजल की कोई बिजली में दी, इंडिया में सब चीज़ें। तो ये चीज़ें आप अब करें, नाउ इज द टाइम। नाउ इज द राइट टाइम। अभी भी मुझे नहीं लगता अब तो महंगाई का एक तूफान आएगा, हर रमजान में आता है और इस दफा तो ज्यादा आएगा, तो चीजें कुछ बेहतर होती हुई नजर नहीं आती। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले डिस्कस हो रहा था कि क्या हुकूमत की सिमत जो है वो सही है। तो इसमें टीम बिल्डिंग का एक बहुत ज्यादा जो है वो जिसकी तरफ इशारा किया ब्रिगेडियर साहब ने, वो चीज है। इससे पहले भी माजी में जब ऑपोजिशन में थे इमरान खान साहब, तो बात की जाती थी राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, और ये कहा जाता था कि मुल्क का सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट मसला जो है वो यही है कि हमारे पास सही लोग नहीं है, यहाँ पे करबा करबरी है, नेपोटिज्म है, और उस वजह से मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। मुनीफ की तरफ चलती हूँ। मुनीफ साहब, आप क्या कहेंगे, कितने सक्सेसफुल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब इन चूजिंग द राइट मैन फॉर द राइट जॉब? हमें तो यही नजर आ रहा है कि इट्स कोई म्यूजिकल चेयर्स चल रही है कि एक बंदे को इधर किया, फिर उधर किया, फिर इधर किया, फिर उधर किया, उसकी कारकर्दगी कहीं सही भी नहीं और कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती उसकी। देखिए, एक तो मारिया ये बात है कि एक होती है सियासी कंपल्शंस, वो जब इस तरह की हुकूमत हो जिसके पास कोई वाज़ेह मैंडेट ना हो, एक तो चले बड़ा आसान है एक्सक्यूज़ देना कि हमारी पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, हम लोगों को उस तरह ले ऑफ नहीं कर सकते, फारग नहीं कर सकते। अब जैसे गुलाम सरवर खान साहब की बात अभी आपने खुद की, अब जाहिर बात है उन्होंने इतने पहले वो पेट्रोलियम का था तो उस वक्त भी वो सारे मामला थे, फिर ये PIA वाला मामला हुआ, स्टिल वो अभी भी कैबिनेट में है क्योंकि वो एक पॉलिटिकल कंपल्शन है इमरान खान साहब के लिए। इसी तरह और भी बहुत से लोग हैं। लेकिन अगर जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो परसेप्शन होता है वो ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर के बाद ये बहुत मजबूत पिलर होता है हुकूमत का। इमरान खान साहब का ये बातें हम आज भी 2.5 साल, पौने 3 साल, मतलब 2.5 साल गुजरने के बाद भी क्यों करनी पड़ रही हैं? वो इसलिए करनी पड़ रही हैं कि अभी भी बहुत से प्रॉब्लम वहीं जू के तू मौजूद हैं। इकोनॉमिक टर्न अराउंड हो रहा है जी, इस साल हो जाएगा जी, अगले साल हो जाएगा जी, इस साल हो जाएगा। सो इफ देयर इज एन इकोनॉमिक टर्न अराउंड तो फिर पीपल विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इट। मसला ये है कि असद उमर साहब को लगाया, फारिग किया, हफीज शेख साहब आए, उन पे तनकीद शुरू हुई जी कि असद उमर साहब ने बड़ा लेट कर दिया, उनको बहुत पहले IMF के पास चले जाना चाहिए था। ठीक है जी, फाइन। हफीज शेख साहब आए, उन्होंने जैसा तैसा, रजा वाकिर साहब गवर्नर हैं स्टेट बैंक के, उन्होंने चलाया। अब हफीज शेख साहब फारिग हुए, शौकत तरीन साहब को उन्होंने एडवाइजरी, वो एक जो कमेटी बन रही है या जो भी उसको हेड प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, उसके वाइस चेयरमैन हमाद अजहर साहब होंगे। तरीन साहब इज जस्ट अ मेंबर, बट जो तरीन साहब ने उस दिन एक प्रोग्राम के अंदर चार्जशीट किया है इस हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ को जब से हुकूमत आई है, अगर उस बात को देख ले, मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि लोग फिर हमें फौरी तौर पर क्रिटिसाइज शुरू कर देते हैं कि जी क्रिटिसाइज करने लग पड़ते हैं कि जी इसलिए कि आप तो जी किसी एक को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं तो एज अ कॉमन पाकिस्तानी बात कर रहा हूं। मैं इकोनॉमी की बिल्कुल मेरे पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है, बट एज अ कॉमन पाकिस्तानी कुछ चीज़ें नज़र तो आ रही हैं। अब अगर एक शौकत तरीन साहब आके कहते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट पागलों की तरह इस रेट पर ले जाना, वो बेवकूफ़ी थी, समझ आती है। एक्सचेंज रेट जो है उसको इस तरीके से ले जाना, वो भी समझ आता है। इस तरह आपके और बहुत से फैसले थे, उनके हवाले से बड़े कंसर्न्स हैं लोगों के, मुआशी मामलात को समझते हैं। सो अब जो डिसीजन मेकिंग है वो आप प्राइम मिनिस्टर उससे खुद को एब्जॉल्व नहीं कर सकते कि भाई मैंने नहीं किया, किसी और ने किया था। एट द एंड ऑफ द डे आपको जज उसी चीज़ से किया जाएगा। लेकिन अब मेरे ख्याल में रियलाइजेशन ज़रूर मौजूद है हुकूमत के अंदर कि जी हमने डिलीवर करना है, हमने डिलीवर करना है, बट जो परसेप्शन है वो यही है कि यार इस हुकूमत को समझ नहीं आ रही, दे डोंट नो हाउ टू गवर्न और दे डोंट नो हाउ टू क्रिएट अ डिफरेंस। वो इसलिए कि आप आम आदमी के पास भी इस वक्त जाएं, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर के तौर पर गुस्सा हो जाते हैं कि मीडिया वाले जी कैमरा लेके, माइक लेके एक बंदे के पास चले जाते हैं कि भाई महंगाई है, तो लोग तो कहेंगे कि महंगाई है। बट ये मीडिया, ये सब कुछ, ये पहले भी मौजूद था, ये अल्लाह को मंजूर रहा तो आपकी हुकूमत के बाद भी रहेगा और यही सवाल होगा। ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊंगी, बिकॉज जिस तरह ब्रिगेडियर साहब अभी बात कर रहे थे कि बड़ा एक ऐसा मौका था
कि कैपिटलाइज किया जा सकता था। पीडीएम, जिस तरह पीडीएम के अंदर टूट फूट इस वक्त जो है वो नजर आ रही है। तो पीडीएम के मुताल्लिक की सवाल करूंगी ब्रिगेडियर साहब, आप किस तरह, कहाँ खड़ी इस वक्त जो है वो पीडीएम को देखते हैं? कल हमने देखा जो इजलास आज होना था जिसमें मार्च का डिसाइड होना था, इस्तीफों का डिसाइड होना था, वो तो हमें कहीं नजर नहीं आया, इनफैक्ट मुलतवी हो गया। ये कहा गया कि जी सेनेट का इजलास बुला लिया गया इसलिए हमने मुलतवी कर दिया। दूसरी जानिब जेयूआई हो या पीएमएलएन हो, वो शो कॉज की बातें कर रहे हैं कि एएनपी को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शो कॉज करेंगे। इस वक्त पीडीएम कहाँ खड़ी आपको नजर आती है? क्या अब ऑफिशियली पीडीएम टूट चुकी है और इसका सिर्फ ऐलान होना बाकी है? कहाँ नजर आ रही है आपको पीडीएम? देखें डॉक्टर बारिया, मेरे अपनी परसेप्शन में इस वक्त जो पीडीएम है, इट इज़ अ डेड बॉडी एंड इट मस्ट बी बरिड बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर ऑल इम्पैक्ट। अब ये 5 पार्टी का इत्तेहाद बना रहे हैं सेनेट के अंदर अपोजिशन बैठने के लिए, और उसके बाद जिस तरीके से मेरे ख्याल में पीडीएम नेवर वांटेड टू गो फॉर लॉन्ग मार्च एंड दे वर ट्राइंग टू फाइंड एन एक्सक्यूज़, और वो इनको पीपल्स पार्टी ने एक्सक्यूज़ दी और उसको इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट किया। इफ़ दे वांटेड तो दे कुड हैव सेड कि आप इस्तीफ़ा ना दें, चले लेट्स मूव गो फॉर द लॉन्ग मार्च, वो भी नहीं किया। फिर जो स्टेटमेंट इमेच्योर तरीके से स्टेटमेंट्स आई हैं दोनों साइड से, और जो जरदारी साहब ने इमरान से उसको नवाज शरीफ को कहा जी आप आएंगे तो बात बनेगी, ये होगा, फिर कहा जी गारंटी कौन देगा। सो पीडीएम इज़ प्रैक्टिकली फिनिश, बट इसको कैश करने का इज़ बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस वक्त गवर्नमेंट के पास, जो अभी तक वो नहीं कर रहे हैं। कभी वो ब्रॉडशीट ले आते हैं जिसमें फिर पीपल्स पार्टी को सीटते हैं। अब इनको चाहिए कि इस वक्त पहले 1-2 को तो शॉर्ट पीडीएम को तो ख़त्म करें, बाद में सॉर्टेड पीपल्स पार्टी के साथ जो भी करना है आपने। नाउ इज़ द टाइम कि आप उधर फोकस करें, अपनी महंगाई कम करें। लिटमस टेस्ट आपका आ रहा है रमज़ान में, अगर आपने यहाँ फिर उनको ऊपर मौका दिया फिर वो खड़े हो जाएंगे। सो नाउ इज़ द टाइम। और सेकंड मारिए एक और बात रखिए, पीपल्स पार्टी इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म हो, इसलिए अगर आज पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म होती है तो कौन फेडरल गवर्नमेंट में होगा? इट इज़ ऑब्वियस पीएमएलएन। तो पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा हुआ? पीपल्स पार्टी सिंध में बैठे हैं बड़े मज़े से, दैट्स नथिंग डूइंग। सो दे नीड 2.5 years। उनका लीडर जो है बिलावल भुट्टो, वो अभी लाहौर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पंजाब में रीहैशिंग कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जेलों को इकट्ठा कर रहे हैं। 2 साल में दे वांट टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। दे वांट 40-50 सीटें पंजाब से, जब 50 सीटें यहाँ से ले लेंगे फिर फ्रंटियर बलोचिस्तान सिंध से लेके दे विल बी इन अ पोजीशन टू मेक अ गवर्नमेंट इन फेडरल। ठीक है, प्रिया की तरफ चलती हूँ। प्रिया, अगर पीडीएम की सियासत की बात की जाए तो क्या आपको लगता है जितनी दरारें इस वक्त आ चुकी हैं ये यहाँ से आगे किसी तरफ जो है वो मूव कर सकेंगे, और फिर किस तरह करेंगे? क्योंकि बयाना जिस तरह के आए या जिस एजेंडा को लेके पीडीएम चली थी, वोट को इज्जत दो या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो इल्जामात थे इमरान खान साहब पर, आज वही इल्जामात दोनों मेन पार्टीज पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक दूसरे पर लगा रही हैं। तो ये किस तरह अपने वोटर सपोर्टर को गैदर करेंगी, या किस तरह आगे, मतलब आगे क्या आपको लगता है इनका फ्यूचर कुछ है? मारिया, अगर आप नोट करें तो तमाम के तमाम लोग, चाहे उसमें गवर्नमेंट हो चाहे अपोजिशन हो, इनफैक्ट जितने आपको मीडिया भी नजर आएगा, आपको एकदम से नजर आया है कि सब इलेक्शन मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो हम खास तौर पे देखते हैं कि जब इलेक्शन करीब आना शुरू होते हैं तो बिल्कुल तरीकाकार बदल जाता है और हर कोई अब जा ही उस तरफ रहा है कि वोटर और सपोर्टर क्या कहेंगे। मेरे ओपिनियन में वोटर्स एंड सपोर्टर्स अभी शायद ज्यादा कंफर्टेबल हैं। पिछले कुछ महीने जो गुजरे हैं वो एक बड़ा आर्टिफिशियल इत्तेहाद था, जो ना उनके वोटर्स सपोर्टर्स को समझ आ रहा था, ना दीगर एनालिस्ट को जो बड़े अरसे से इन जमातों की पॉलिटिक्स देखते रहे हैं, वो तो उस वक्त भी कह रहे थे कि ये चलने वाला नहीं है। एक पॉइंट एजेंडा ये था, कुछ अपने मामला ठीक करने थे, कुछ गवर्नमेंट को वीकन करना था। मेन मामला उनको लगता ये था कि एक नेक्सस बना हुआ है, शायद इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा क्लोज है पीटीआई के, और हमने अपने आप को सेकंड ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन के तौर पे दिखाना है। हर जमात की यही कोशिश थी, वो ऊपर से जो मर्जी कहते रहे, अंदर से सभी की ये कोशिश थी, और बैकडोर राब्ते भी रहे हैं, बातचीत भी रही है, और जहां पर जरा सी अब रोशनी नजर आना शुरू हुई है तो आपको फेस ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो एक नजरियाती तौर पर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता कि मैं ये समझती कि एक बड़ी नजरियाती कैंपेन चली है, तमाम अपने
अवामी मफाद में आप भूल कर इख्तलाफात और माजी की तल्ख बातें इकट्ठे हो गए हैं, बस अब निकल ही गए हैं एस्टैब्लिशमेंट की जो रोल है उसके खिलाफ। अगर ये सच होता, ये था नहीं, इसीलिए इसने कभी इतना आगे जाना ही नहीं था। जहां तक इस्तीफों की बात है तो पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से बता रही थी ये कि हमने इस्तीफे नहीं देने। उन्होंने पीडीएम की लीडरशिप को शुरू में ही बता दिया था, मौलाना फजलुर रहमान को बता दिया था। एक और बात जो पीपल्स पार्टी को लगा है, जिसका उन्होंने इजहार भी किया है, वो मौलाना फजलुर रहमान की सियासत से इख्तलाफ नजर आया पीपल्स पार्टी को। उन्हें लगा था कि हमने उन्हें एक इत्तेहाद का सरबराह बनाया है तो उनको एक किस्म का न्यूट्रल रोल लेना चाहिए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन है। इस वजह से भी इस इत्तेहाद में दरारें आई जो आगे रहेंगी। इत्तेहाद टूटेगा नहीं, मगर ये जो आपस में दरारें हैं ये रहेंगी। जी फरिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो फरिया ने जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट फेस ऑफ के बारे में रेज किया अबाउट द टू पार्टीज, उस पर बात करेंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी फेस ऑफ की दोनों पार्टीज के दरमियान, तो अब नजर आ रहा है कि पीडीएम के अंदर दरारें तो नजर आ ही रही हैं, लेकिन NA 249 का जो इलेक्शन है उसमें कुछ चीजें बहुत वाजे तौर पर जो है वो खुलकर सामने आई हैं। ये कहा गया था कि रनर अप हैं शहबाज शरीफ साहब जनरल इलेक्शन 2018 के विज़ावी 249, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट हो वो भी PMLN का ही होना चाहिए। लेकिन अब ये नजर आ रहा है कि PMLN का अपना कैंडिडेट है, मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं, इसी तरह ANP अपना कैंडिडेट जो है वो खड़ा कर रही है। तो मुनीफ साहब, व्हाट डज दिस से अबाउट द यूनिटी ऑफ द PDM? PDM का जो इस पर करंट स्टेटस है वो ऐसा ही है कि वो एक बिल्कुल मुर्दा घोड़ा है। लेकिन जहाँ तक जो अभी जो ज़मीनी इंतखाबात हैं या जो इंतखाबात आगे अब होने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जो NA 249 वाला इलेक्शन है, ये सारी बातें अब खुल के सामने आ गई हैं। मुझे तो पहले दिन से मेरा एक ही मौक़िफ़ रहा है, ऑल्दो बहुत से लोग इससे डिसएग्री करते हैं और उनको इस बात से शदीद मसला भी है कि ये क्यों कहा जाता है, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई फील कि जो पूरा PDM का इत्तेहाद था वो अवाम के लिए नहीं है, वो महज इमरान खान को इक़्तिदार से अलहदा करने के लिए है। या सारा कुछ जो किया गया था वो इसलिए किया गया था कि एस्टैब्लिशमेंट को कन्विंस किया जाए कि जी देखिए हमने इतना बड़ा शो लगाया है और हमने इमरान खान को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया है, लिहाजा अब आप खान साहब को फारिग करवाएं और हमें दोबारा मौका दिया जाए जिस भी तरीके से। मैं ये जो प्रैक्टिकल बात है मैं वो बात कह रहा हूँ। बाकी असूली बातें बीच में ठीक है, कुछ होंगी कुछ नहीं होंगी, लेकिन इसमें ये सारा कुछ इन्वॉल्व था। लेकिन जिस तरह से ये बातें खुलकर सामने आ गई हैं, मतलब आप देखिए कि इतने पेटी हो गए हैं कि छोटे छोटे मामलात के लिए छोटी छोटी एग्रीमेंट्स को आप उन पे अपनी पोजीशन तब्दील कर लेते हैं। फिर आप ये देखिए कि सेनेट के इंतखाब के अंदर जिस तरह से गिलानी साहब को जितवाया गया, PML ने अपहोल्ड किया देयर साइड ऑफ द बार्गेन, लेकिन फिर जब वक्त आया और तो पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं जी वो तो हमारा, क्योंकि हमारे नंबर ज़्यादा हैं तो हमारा इस्तेकाक है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारी जमात का बने। अब ये बातें तो वल्लाह आलम दोनों के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं कि जी कौन दुरुस्त कह रहा है कौन गलत कह रहा है, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल बेयर बोन्स पर ले जाएं तो आई फील कि PDM की एग्जिस्टेंस इस वक्त बस ना होने के बराबर है। हुकूमत को ख़ास तौर पर उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब बनी थी PDM तो ज़रूर प्रॉब्लम हुआ था, कंसर्न्स थे, इमरान खान साहब को भी थे और भी लोगों को थे, लेकिन अब कम अज़ कम PDM ने क्या जो पूरा नैरेटिव है वो अंदर से ही PDM को खा गया है। आई फील कि अब कोई कुछ बचा नहीं है PDM के पास, और विद एवरी पासिंग डे जो सारे मामलात सामने आ रहे हैं, इट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर देम। क्या आप समझते हैं कि शायद अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी गवर्नमेंट को मिल जाए vis-a-vis द पार्लियामेंट, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो इनके साथ जो है वो चलने को जो है वो तैयार हो चुकी है, हो रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी का स्टेक पे बहुत कुछ है। पीपल्स पार्टी खुद को कभी भी उस पोजीशन में नहीं खड़ा करेगी जिसमें मौलाना है या PMLN है। इनके पास खोने के लिए अब बहुत कुछ है। मौलाना के पास तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ भी नहीं है खोने के लिए, उनके अंदर ज़ाती अनाद का मसला भी है। PMLN का भी यही प्रॉब्लम है। पीपल्स पार्टी को पता है कि उन्होंने सिंध में भी हुकूमत करनी है, उन्होंने इसीलिए बड़ा जेलसली गार्ड करते हैं वो 18वीं तरमीम के मामले को भी, उन्होंने अपना सिलसिला उसी तरह चलाना है। वो कभी भी उस पोजीशन पर या उस स्टांस वो नहीं लेंगे जहाँ पर वो
ना सिर्फ पाकिस्तान में जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं उनको भी एंटेगनाइज करें और इस हद पर चले जाएं कि प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट करें। राइट, ब्रिगेड साहब की तरफ चलती। ब्रिगेड साहब, पीपल्स पार्टी एक बड़ा कैलकुलेटेड मूव से जो है वो चलेगी, कैलकुलेटेड तरीके से जो है वो चल रही है। क्या आप समझते हैं इस वक्त शायद गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ा अच्छा मौका है कि गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी से बातचीत करके अपने मामलात आगे बढ़ा सकती है, जिसमें अवाम का भी कोई फायदा होगा? जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला है, उनकी तरफ से एक लचक जो है वो नजर आ रही है। क्या आप समझते हैं ये दिस इज द राइट टाइम टू कैपिटलाइज ऑन इट, या फिर खान साहब की जो अना है वो फिर आड़े आ जाएगी? देखें डॉक्टर मारिया, मैं तो पहले ही समझता था कि बहुत गलती की थी गवर्नमेंट ने। शुरू में ही पीपल्स पार्टी PMLN को कभी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं कोई टेसिड अंडरस्टैंडिंग मुझे लगती है। जिस तरीके से सारे केसेस पीपल्स पार्टी के डॉर्मेंट कर दिए गए हैं, उनको परमानेंट इस्तना मिल गया है जरदारी साहब को। अब फरियाल तालपुर जो है वो कराची में आराम से रह रही हैं। उसके बाद उनकी सिंध में गवर्नमेंट चल रही है। उसके बाद उनका अपोजिशन लीडर सेनेट पे बन गया है। बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए पीपल्स पार्टी द रोड टू इम्प्रूव, इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेंगे स्टेज के ऊपर कि वो जाके खाम का PDM में जाएँ और अपनी कॉम्प्लिकेशन करें। दिस इज़ अ टाइम फेडरल गवर्नमेंट के लिए, PTI के लिए, कि दे मस्ट इंश्योर कि पीपल्स पार्टी और PMLN किसी हालत में आपस में ना मिलें। कहीं ना कहीं जहाँ टीसर्ट अंडरस्टैंडिंग होती है करनी चाहिए, तभी ये बजट, उसके बाद 31 दिसंबर, दिस इज़ द टाइम वेयर PTI कैन मेक और ब्रेक। इसलिए ड्रास्टिक इनको इम्प्रूवमेंट चाहिए गवर्नेंस में, आवाम को रिलीफ देने में, बजट के ऊपर सरकारी मुलाजमिन के लिए, और दिसंबर में जाके वहाँ तक इसको पहुँचे ताकि अवाम आपकी तरफ देखना शुरू करें। जो आपको वोट बैंक लूज़ हुआ है उसको रीगेन करें, और जो PDM को लॉस झटका लगे उसको आप कैश करें। साथ ही साथ पंजाब की गवर्नेंस, उस्मान बुज़दार साहब, मेरे ख्याल में यहाँ पर आपको सोचने की बात है कि क्या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैज़ टू एक्ट एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ऑल्सो, या हर एक को अपनी जगह पर काम करने की ज़रूरत है। देयर इज़ नो पैम्परिंग रिक्वायर्ड, पर्सन शुड बी एबल टू होल्ड हिज अपॉइंटमेंट विद अथॉरिटी एंड विद गुड गवर्नेंस। ये आपको करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप कुछ ना कुछ डिसाइड करें। यू शुड हैव अर्लियर ऑल्सो कि पंजाब के CM शुड हैव बीन अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर दैन शहबाज शरीफ। और अभी जो सिचुएशन आने वाली है वो मेरे ख्याल में जो ही पंजाब के शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत होती है, देन वी विल सी कि PMLN का क्या हाल होता है, क्या इनमें रिफ्ट होता है, कौन लीड करेगा। शहबाज शरीफ लीड करेंगे, मरीम नवाज़ करेगी। मरीम नवाज़ विल नेवर गिव अप, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही हैं। अभी से अपनी प्लानिंग करें एंड सी हाउ दे आर गोइंग टू गवर्नेंस ये पंजाब को, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट को, कीमतों को सब करके, और बजट के लिए ये सारा अभी कैश कर लें ताकि 31 दिसंबर तक इनके पास टाइम है। उसको ये कितना कैश करते हैं, दिस इज देयर गुड गवर्नेंस एंड वी हैव टू सी वेट एंड सी। राइट, मैं जरा फरिया साहब से जरा क्विकली का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। फरिया साहब, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि ये टाइम है कैश करने का इस सिचुएशन को, क्या आपका ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उसमें इतनी जो है इस वक्त लचक आपको नजर आती हुई नजर आ रही है, या बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आपको लचक नजर आ रही है कि जहां अगर पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलना भी पड़े फॉर देयर ओन गुड तो वो करेंगे, ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब की आना जो है वो एक बार फिर आड़े आ जाएगी? लेकिन जब आप इतने बड़ी पोजीशन पर होते हैं, जब आप हुकूमत चलानी होती है, तो बहुत पीछे रह जाती है और बहुत सारे मामलात में आपको समझौता करना पड़ता है। ये बात तो खुद प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ट्वीट में की थी कि सियासी मफादात की खातिर या दूररस नताइज के लिए अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं अपने पुराने फैसलों पर उल्टा होते हैं तो उसको यू टर्न नहीं कहना चाहिए, सियासी दानिशमंदी है, तो खुद उन्होंने कहा हुआ है। लेकिन जो बात अभी ब्रिगेडियर साहब ने की है ये बड़ी गहरी है और इसमें बहुत सारे, अगर आप कनेक्ट द डॉट्स करें तो आपको जो टैसिट एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग की बात है वो नजर आती है। मसलन जब हम मरीम नवाज की खामोशी की बात करते हैं, मगर आप देखें जो अपोजिशन सिंध में हुआ करती थी PTI की तरफ से, बड़ी फिरोशस होती थी, बड़ी पावरफुल होती थी, वो बड़े अरसे से आपको दबी हुई नजर आ रही है। कहाँ है अली जैदी साहब जो बड़ी रिपोर्ट्स लेकर आते थे, कहाँ है खुर्रमशेर जमान और दीगर लोग, आपको बड़े अरसे से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अभी जो अगर लोकल बॉडी की तरफ हम जाते हैं या अभी जो बाई इलेक्शन हो रहा है, आपको और बहुत सारे मामला खुल कर नजर आएंगे। तो एक एग्रीमेंट, और ये तो मेरे ख्याल से
मुस्तफ़ा कमाल साहब तो बहुत पहले ये बात कह चुके हैं कि लोकल लेवल पे हमें एक अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है पीपल्स पार्टी के दरमियान और पीटीआई के दरमियान सिंध की हद तक। इवन देखिए कुछ अंडरस्टैंडिंग्स अगर आप उसको जमहूरियत को लेकर आगे चलने के लिए कहते हैं तो वो हेल्दी भी होती हैं। फॉर इंस्टेंस असद उमर साहब ने हमें ये बताया था कि एनसीओसी में जितनी उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सिंध के साथ वो शायद किसी और के साथ भी नहीं है। जो प्रोडक्टिविटी उनको वहां से मिलती है वो कहीं और से भी नहीं मिलती है। तो इकट्ठे मिलकर चलने में ही बेहतरी होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके मफादात क्या हैं, आपका जो आप नताइज चाहते हैं वो क्या है। अगर वो अवाम की सेंट्रिक है तो फिर वो एक अच्छा समझौता है, अगर वो किसी और वजह से है तो वो एक अच्छा समझौता नहीं है। ऑन दैट नोट हमें आज का प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। श्रेया साहब आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और मुनीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह।